ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी 250 क्वेश्चंस की, उसका हम लोग पार्ट 17 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इनके जो पीडीएफ है आप उनको बिल्कुल आसानी से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalite.org। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप जा करके जो यहाँ पे दी हुई है आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ठीक है, इसके पहले का अगर आपने पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको इसके पीछे के सारे वीडियो इकट्ठे ही मिल जाएंगे। प्लस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा जिससे कि आप उस पर एक ही बार क्लिक करो और सीधे वहाँ पे पहुँच जाओ। ठीक है, और वेबसाइट पर जो है आप ये पीडीएफ तो डाउनलोड कर पाएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन का, प्लस इसका टेस्ट सीरीज भी वेबसाइट पर है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ पे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और अदर सब्जेक्ट आप थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल हो गया, थ्योरी हो गया, उनके भी पीडीएफ आप इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। पहला कह रहा है बिंदु सी का नाम क्या है। एक यहाँ पे कर्व दिखाया गया है, ग्राफ है एक, और जिसका हमसे पूछ रखा है कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिखाए गए ना, कि यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रखा है आपको, एक पॉइंट यहाँ दिखा रखा है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, सबका अलग अलग नाम है, जैसे कि ए हो गया आपका, ए आपका बी हो गया, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ए डी लिखा हुआ है और ए ई लिखा हुआ। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि क्या पता थोड़ा धुंधला फिगर है तो वीडियो में ठीक से ना दिख रहा हो, घर पे दे देना सर, है ना। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पॉइंट, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ऐसे हमें आरेख बना हुआ है। इसमें दरअसल जो आरेख होता है ना, जो ऊपर ये लोड दिखा रहा है, लोड दरअसल ये प्रतिबल को दिखाता है, इसको दिखाता है प्रतिबल को, और इधर जो होता है इलांगेशन, मतलब उसमें जो परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ पे जब हम लोड लगाएंगे तो उसमें जो इलांगेशन हुआ, जो परिवर्तन हुआ उसकी लंबाई में कह लीजिए या कह लीजिए विकृति। इधर वाला जो ग्राफ होता है, ये वाली लाइन इधर, ये इधर विकृति दिखाती है और इधर प्रतिबल दिखाता है। ठीक है, तो दरअसल ये जो ग्राफ खींचा जाता है हमारा, यह किसी जैसे माइल्ड स्टील हो गया या रॉट आयरन हो गया, ये जो ग्राफ खींचा गया है ना, ये माइल्ड स्टील या रॉट आयरन के लिए। माइल्ड स्टील या रॉट आयरन पे हम फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। टेंसाइल फोर्स लगा करके उसमें उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम नोट करते हैं और उसी से ग्राफ बनाते हैं। मतलब हमने किस पे फोर्स लगाया था, माइल्ड स्टील होगा या फिर माइल्ड स्टील या फिर रॉट आयरन। ठीक है, माइल्ड स्टील या फिर रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा, इन दोनों पर जब हम लोड लगाएंगे, जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो उस पर ये ग्राफ हमें मिलता है। आप कास्ट आयरन पे लगाएंगे तो उस पर अलग ग्राफ आपको मिलेगा, उसके जो आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा वो अलग तरीके से होगा। तो जब हम इन पर क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, किन पर, माइल्ड स्टील या रॉट आयरन पर, जब हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो उनमें जो परिवर्तन होता है किसमें, उनके स्ट्रेस और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम इस ग्राफ पे नोट करते हैं और इस टाइप से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बनता है, मैं ये जो ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ ना थोड़ा सा गलत है, दरअसल बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। आपके आईटीआई के सिलेबस में यही है, निम्मी वाले में यही है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। बट अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। हम लोगों ने डिप्लोमा वगैरह में पढ़ा हुआ था इस ग्राफ को, तो वो मैं देखूंगा, हल्का सा आपको थोड़ा सा इधर बता दूंगा लास्ट में। हालांकि आपके सिलेबस में ये वाला दिया हुआ तो आप यही पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा और इसी को सही माना जाएगा ना, तो इसलिए मैं इसी ग्राफ को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारी क्या विकृति है और इधर प्रतिबल है। इस पे क्या करते हैं हम, मान लीजिए आपके पास माइल्ड स्टील या रॉट आयरन था, हमने इस पर लोड लगाया, क्या लगाया, लोड लगाया। तो जब ये सीधी ओ से लेकर के ए तक लाइन बिल्कुल कैसे जाती है, सीधी जाती है। ओ से लेकर के ए तक लाइन बिल्कुल सीधी जाती है। ठीक है, सीधा लाइन कब बनता है, कोई भी अगर हम आरेख बना रहे हैं अगर उसमें सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, इधर हमारा क्या था, स्ट्रेस था, प्रतिबल था, और इधर हमारा स्ट्रेन होगा, विकृति होगा। ठीक है, इधर होगा, और हम ये ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओ है। तो अगर ओ पॉइंट पे देखा जाए
तो यहाँ पे भाई स्ट्रेस भी जीरो है और स्ट्रेन भी जीरो है, यहाँ पे कोई नहीं है ना। अगर हम इधर बढ़ेंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन वो पॉइंट पे ना तो स्ट्रेस है ना तो स्ट्रेन है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेन बिल्कुल जीरो है। कब जीरो है? जब हमने इस पदार्थ पर उस मेटल पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, तब दोनों जीरो थे। जब हमने फोर्स लगाना शुरू किया, जब हमने मेटल जो था हमारा, जब इस पर हमने फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, उस पर खिंचाव फोर्स लगाया, तब क्या हुआ? आप जानते हैं किसी भी वस्तु पर, जैसे अगर एक वस्तु है, मैंने पहले भी बताया कि इधर अगर हम फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए, ठीक है, जब इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, दोनों तरफ खींचेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा? इस फोर्स का इधर विरोध करेंगे कुछ बल, कुछ अणु होंगे इसके, और इसका भी इधर को विरोध करेंगे। मतलब हम जिधर फोर्स लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में इसके अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि उसका विरोध करता है। यह आंतरिक प्रतिरोधी बल है जो कि बाहर लगाए गए बल का प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। और यही आंतरिक प्रतिरोधी बल क्या होता है? स्ट्रेस होता है। बल लगाने पर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई मान लीजिए स्टील का रॉड है, उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न होगा। जब स्ट्रेस उत्पन्न होगा तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन मतलब विकृति, आकृति होती है, विकृति होती है। विकृति मतलब एक तरह से कह दो उसकी आकृति को बिगाड़ देना। अगर उसकी आकृति जैसी थी उसमें परिवर्तन हो जाए, बिगड़ जाए, तो विकृति हो गई। तो जब फोर्स लगाएंगे भाई, तो उसके अंदर क्या होगा? ये प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाएंगे जो विरोध करने लगेंगे, तो वह स्ट्रेस हो जाएगा। और बल लगाने पर भाई आकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, हो सकता है लंबाई थोड़ी बहुत बढ़ जाए, तो वह विकृति होगी। तो जब हम शुरू में बल लगाते हैं, तो जितना हम बल लगाते हैं उतना ही स्ट्रेस बढ़ता है। जिस मात्रा में हम बल बढ़ाते जाएंगे उसी मात्रा में स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, और सेम उसी मात्रा में स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। यह कहाँ तक ऐसा होता है? इस पॉइंट तक होता है। इसी पॉइंट को हम ए कहते हैं। मतलब इस ग्राफ में आप कह सकते हैं ओ से ए पॉइंट तक क्या होता है कि जितना हम बल बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे बल बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ता है। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पॉइंट होता है यह प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ओ से ए तक, मतलब ए पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है? तो आप कह सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, समानुपाती सीमा है। यहाँ तक क्या होता है? जितना स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है दोनों एक निश्चित अनुपात में बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे बल लगाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक निश्चित अनुपात में बढ़ेंगे, दोनों बराबर अनुपात में बढ़ेंगे, इसलिए लाइन बिल्कुल सीधी बनती है ना। तो इसीलिए ए वाले पॉइंट को क्या बोल देते हैं? ए वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ए पॉइंट हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब समानुपातिक सीमा, समानुपाती सीमा, क्योंकि इसके आगे की फिर कहानी बदलती है ना। फिर उसके आगे देख रहे हैं पॉइंट बी है, यहाँ से पॉइंट ए के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे जाने पे फिर क्या थोड़ा सा कर्व हो गया, और यहाँ पे क्या हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट बी पे क्या हुआ? अब मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा था, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन बढ़ रहा था। उसके बाद पॉइंट बी तक जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में परिवर्तन आएगा। स्ट्रेस कम बढ़ेगा और विकृति ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रेन क्या होगा? जैसे यहाँ पे भाई अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट पे, तो इतना जितना स्ट्रेस है, अगर नीचे लाइन परपेंडिकुलर छोड़ दो तो यहाँ पे स्ट्रेन है, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो जितना स्ट्रेन था उतना स्ट्रेस था। इस पॉइंट पे भी वही है। अगर हम सीधी लाइन यहाँ से यहाँ खींच दे और यहाँ से यहाँ खींच दे तो जितना यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस था उतना स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक निश्चित अनुपात में बराबर बढ़ रहे थे। पर यहाँ काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन थोड़ा कर्व ले ली, तो स्ट्रेन के मामले में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ज्यादा परिवर्तन हुआ। अगर इसकी हाइट देखी जाए तो इतना लंबाई बढ़ गया, कौन सा? स्ट्रेन वाला। और जबकि स्ट्रेस का देखा जाए तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे और इससे इतने सा ही बढ़ा, मतलब स्ट्रेस कम बढ़ा। तो वही होता है, ए पॉइंट के बाद जब हम बल लगाते हैं तो प्रतिबल कम बढ़ता है लेकिन विकृति ज्यादा होती है ना। तो बी पॉइंट तक जो होता है, अगर हम फोर्स लगा करके बी पॉइंट तक हम फोर्स बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से फोर्स हटाएंगे तुरंत जो हमारी आकृति होगी, जो हमारी वस्तु होगी, वो प्रारंभिक आकृति में आ जाएगी। इसका मतलब यह जो बी पॉइंट है यह हमारा कौन सा पॉइंट है? तो यह इलास्टिक लिमिट होता है। बी वाला पॉइंट क्या होता है? इलास्टिक। बी वाले पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है प्रत्यास्था सीमा। क्या होता है? प्रत्यास्था सीमा। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यास्था सीमा क्या होता है? वह सीमा मतलब जैसे किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हो उसकी आकृति बदल जाए, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओ वस्तु प्रारंभिक अपने उसी स्थिति में आ जाए तो उसको
इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी बोलते हैं, उसको प्रत्यास्थता बोलते हैं या इलास्टिसिटी बोलते हैं। और वह लिमिट जहां तक खींचने पर वो वापस आ जा रही है वो इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने किसी वस्तु की 10 मीटर लंबी थी, आप उसे 12 मीटर तक खींचते हैं, फिर जैसे ही आप छोड़ते हो वो फिर 10 मीटर की हो जाती है। जैसे रबड़ हो गया 10 मीटर का, आप 12 मीटर खींच रहे, 12 मीटर हो गया, जैसे छोड़ रहे फिर 10 मीटर हो गया, तब वो क्या इलास्टिसिटी है उसमें। लेकिन 12 से आपने 13 खींचा तो रबड़ टूट जाएगा और वो प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा। इसका मतलब आप कह सकते थे कि जो 12 मीटर था वही उसकी इलास्टिक लिमिट थी, प्रत्यास्थता सीमा थी, उससे ज्यादा फोर्स लगाने फिर प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा, उसका इलास्टिसिटी का गुण खत्म हो जाएगा। तो वही बी हमारा क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। मतलब यहां तक जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें परिवर्तन तो होगा, लेकिन अगर हम फोर्स हटाएंगे तो फिर वो प्रारंभिक वस्तु जो है अपने प्रारंभिक आकृति में आ जाएगी। इसका मतलब बी पॉइंट तक उसमें इलास्टिसिटी का गुण था, तो इसीलिए वहां पे हम बोलते हैं कि बी पॉइंट क्या इलास्टिक लिमिट है, प्रत्यास्थता सीमा। अगर इससे ज्यादा फोर्स हमने लगाया तो अपनी वापस स्थिति में नहीं आने वाले। उसके बाद आपको ग्राफ में दिख रहा होगा बी से लेकर के सी तक फिर डाउन हो रहा है, ये बी के बाद क्या हो रहा है, ऐसे डाउन हो रहा है सी तक ना, ये जो सी पॉइंट है हमारा। इस सी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो सी पॉइंट को इल्ड पॉइंट बोला जाता है, YEILD, इल्ड पॉइंट, जिसे पराभव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पराभव बिंदु। ठीक है, इल्ड पॉइंट, पराभव बिंदु। पराभव बिंदु क्या होता है, पराभव बिंदु वो बिंदु होता है जिस पर हम, जैसे मान लीजिए हमने यहां तक फोर्स लगाया भाई, 0 से A तक फोर्स लगाया, ठीक है, ए से बी तक फोर्स लगाया, बी से अगर हम फोर्स हटाते तो वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, इसलिए बी को बोलते हैं कि यहां तक इलास्टिक लिमिट है। बी के आगे जब हम फोर्स लगाएंगे ना, दरअसल यही मैं बोल रहा था कि आपके इसमें थोड़ा सही नहीं दिया हुआ है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो बी पॉइंट से ही हमारा इल्ड पॉइंट शुरू हो जाता है, बी पे इलास्टिक लिमिट खत्म होता है और वहीं से हमारा इल्ड पॉइंट शुरू हो जाता है। कि बी के बाद जब हम फोर्स लगाते हैं ना, बी के बाद जब हम फोर्स लगाते हैं तो वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है, फिर हम उसका फोर्स बढ़ाएंगे भी नहीं। मान लीजिए हमने बी के बाद कितना, बी तक 100 kg का फोर्स लगाया था, कितना 100 kg का, बी के बाद हमने 110 kg का फोर्स लगाया और वस्तु की आकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बाद हम 110 kg के आगे फोर्स नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी ऑटोमेटिक परिवर्तन होता रहता है। उसी को इल्ड बोलते हैं, पराभव बोलते हैं। कि हम अपने बल को 110 kg पे लगा करके हमने बल को रोक लिया, हम बल को बढ़ा भी नहीं रहे हैं और वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो रहा है, उसी चीज को पराभव बोला जाता है और उस पॉइंट को पराभव बिंदु बोलते हैं। तो जब हम बी के बाद फोर्स लगाएंगे ना, मान लीजिए 100 kg तक था इलास्टिक लिमिट थी, जब इलास्टिक लिमिट के पार हमने फोर्स लगाया, कह लीजिए बी के पार फोर्स लगाना मतलब इलास्टिक लिमिट के पार फोर्स लगाना, तो उसके बाद क्या हुआ कि 110 kg लगाते ही वस्तु की आकृति परिवर्तन हुआ। हम 110 के बाद फोर्स बढ़ा भी नहीं रहे हैं और वस्तु में परिवर्तन होता जा रहा है। इसका मतलब यही वाला पॉइंट है, इसका इल्ड पॉइंट शुरू होता है और सी तक अपने आप बिना फोर्स बढ़ाई सी पॉइंट तक उसकी आकृति में चेंज होता रहता है। इसी को बोलते हैं इल्ड पॉइंट, पराभव बिंदु। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ बी से इल्ड पॉइंट शुरू होता है जिसे हायर इल्ड पॉइंट बोलते हैं और सी वाले को लोअर इल्ड पॉइंट बोलते हैं क्योंकि नीचे आ गया ना। उसके बाद क्या होता है आपका, अब देख रहे होंगे सी से डी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ हमारा उठ रहा है, सी से डी पे जा रहा है और डी से फिर ग्राफ नीचे आएगा ई पे। ये हमारा पॉइंट डी हो गया और ये हमारा ई हो गया। तो समझ में आया ना, सी वाला क्या हो गया हमारा पराभव बिंदु हो गया, इल्ड पॉइंट हो गया। फिर यहाँ सी से हम जा रहे हैं कहाँ पे, ये डी पे जा रहा है ना। तो सी पर क्या होता है कि यह पूर्ण रूप से इसमें इलास्टिसिटी का गुण खत्म हो चुका होता है और सी पॉइंट पे आने पे जो वस्तु होती है कंप्लीटली हमारी प्लास्टिक स्टेज में आ जाती है। किस में आ जाती है, प्लास्टिक स्टेज में आ जाती है। मतलब अब हम थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें विकृति ज्यादा होगी क्योंकि वो प्लास्टिक स्टेज में आ गई है और वो अस्थायी विकृति होगी, ठीक है। प्लास्टिक स्टेज में आने पर हम कम फोर्स लगाते हैं और तब भी वस्तु में विकृति ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं बहुत तेजी से भाग रहा है ग्राफ, आपका बहुत ज्यादा वक्र हो रहा है। तो ये जो डी पॉइंट है ना, अब हम यहाँ से जब फोर्स बढ़ाना शुरू करेंगे भाई, यहाँ 110 पे ऑटोमेटिक यहाँ से बी से सी तक जो था वो हमारा इल्ड वाला था, पराभव वाला था। अब सी के बाद यह प्लास्टिक स्टेज पे आ जाएगा और इसके बाद हम जब फोर्स बढ़ाएंगे तो उसके आकृति में, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा, मतलब विकृति होगी। और वह डी पॉइंट पर क्या होगा, जब डी पॉइंट तक हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो हमारा लंबाई था, मान लीजिए भाई ये हमारी रॉड थी, हम इस पर खींचे जा रहे थे। जब डी पॉइंट पे पहुंचेंगे ना तो रॉड हमारी भाई जब लंबाई बढ़ेगी तो इसकी क्या होगी, थिकनेस कम होती जाएगी। कोई भी रॉड है जब आप खींचोगे लंबाई बढ़ती जाएगी तो उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। डी पॉइंट पे पहुंचने पे इनमें क्या होता है, यहाँ पे एक हल्का सा कट आ जाता है। जब डी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हल्का सा कट आ जाता है,
क्या जाता है, हल्का सा कट बन जाता है, उसको कटी बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा हल्का सा कट बन गया डी पॉइंट पे पहुंचते ही। और वहीं पे जो हमारा स्ट्रेस होता है, जब वो कट बनता है तो वहाँ पे जो हम स्ट्रेस लगाए होते हैं वो हमारा क्या होता है, डी पर ही पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, अधिकतम प्रतिबल। ठीक है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, अधिकतम प्रतिबल होता है कौन से, डी पॉइंट पे या अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए, जो यहीं पर अधिकतम प्रतिबल होता है जहां पे हमारा थोड़ा सा कट बन जाता है डी पॉइंट पे। उसके बाद जब हम थोड़ा और फोर्स बढ़ाते हैं, जब यहाँ कट बन जाता है ना, तो हमें पहले की अपेक्षा फिर उतना प्रतिबल फोर्स नहीं बढ़ाना पड़ता, फिर हम फोर्स कम कर देते हैं। कम फोर्स लगाएंगे तब भी उसके आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है, शुरू से हम फोर्स बढ़ाते जा रहे थे, ए बी सी हर जगह हमारा धीरे धीरे हम बल बढ़ाते जा रहे थे, बल बढ़ रहा था, स्ट्रेस बढ़ रहा था ना, लेकिन डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमें बल कम करने लगते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे यहां से कर्व डाउन होने लग रहा है। डाउन होने का मतलब स्ट्रेस कम होना, कर्व जब ऊपर बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ना। तो अभी तक हम बल बढ़ा रहे थे और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। डी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, अधिकतम प्रतिबल होता है, क्योंकि डी पॉइंट पे आप ग्राफ खींचेंगे तो यहां आ जाएगा, अधिकतम प्रतिबल होगा। डी पॉइंट पे क्या होगा, एक कट बन जाएगा। जब कट बन जाएगा तो वह कम बल लगाने पर भी उसमें परिवर्तन होने लगेगा। तो यहां से देख रहे हैं ग्राफ डाउन जा रहा है, मतलब प्रतिबल कम होता जा रहा है। फिर हम कम बल लगाएंगे तब भी इसमें परिवर्तन होता जाएगा, और ई पॉइंट पर पहुंचने पर हमारी वस्तु टूट जाएगी, क्योंकि भाई लंबाई बढ़ती जाएगी तो डाया कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो वस्तु टूट जाएगी। वो ई पॉइंट पे टूट जाती है। इसलिए ई पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब तोड़ने वाला स्ट्रेस है, जहां पे वस्तु टूट जाती है। तो इस तरह से हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस डी पॉइंट पे, और ई पे ब्रेकिंग है जहां पे वस्तु टूट जाती है हमारी। ठीक है, तो ये कर्व का मतलब था जो यहाँ पे दिया हुआ था। हमने सारे पॉइंट का मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से बताया, और आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो दूसरा वाला ग्राफ जो कि मैं बता रहा था एक्चुअल में है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं दोनों बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपके सिलेबस में यही वाला है तो आप इसी को समझ लीजिए। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस, हल्की सी दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। तो यहाँ पे पूछा था बिंदु सी का नाम क्या है, तो भाई बिंदु सी क्या था, तो हमने बताया आपको बिंदु सी यील्ड पॉइंट था, पराभव बिंदु था। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना बिंदु सी कहाँ गया, पहला ऑप्शन पराभव बिंदु। भाई फ्रैक्चर कब होगा, मैंने बताया था फ्रैक्चर कब होगा, ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मतलब भंजन प्रतिबल है, जहां पे वस्तु टूट जाती है। ठीक है, तो वह फ्रैक्चर वाला किस पे होगा, ई पॉइंट पे होगा। इलास्टिक लिमिट है, देखिए बी पॉइंट पे हमारा, बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद जब लगाते हैं तो इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं बी पे आपका इलास्टिक लिमिट है। तो अगर हम अलग अलग इसे बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओ से बी पॉइंट था, कहां तक, ओ से बी पॉइंट, इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये सब चीजें आप नोट कर लेना ना। ठीक है, ओ से बी पॉइंट तक जो था हमारा इलास्टिक स्टेज था। कौन सा स्टेज था, इलास्टिक स्टेज। ठीक है, ओ से बी तक, और बी से लेकर सी तक क्या था हमारा, तो बी से सी तक यील्ड स्टेज था, पराभव वाला था, जो अपने आप परिवर्तन हो रहा था। पराभव का मतलब क्या, मैंने बताया, पराभव का मतलब जहां पे हम फोर्स लगा करके रुक जाते हैं, फोर्स बढ़ाते भी नहीं है, फिर भी वस्तु में अपने आप परिवर्तन होता रहता है, वही पराभव कहलाता है। और उसी पॉइंट को पराभव बिंदु कहते हैं, या जिसे यील्ड पॉइंट कहते हैं ना। तो वह कहां था, वो बी पे था। बी से लेकर के सी तक हमारा क्या था, यील्ड स्टेज था, जो कि बिना फोर्स लगाए ही बढ़ रहा था, यील्ड स्टेज। ठीक है, उसके बाद सी से लेकर जो हमारा ई तक था वो हमारा प्लास्टिक स्टेज था। सी तक क्या था, प्लास्टिक स्टेज था। मैंने आपको बताया था सी पॉइंट पे वह वस्तु पूर्ण रूप से प्लास्टिक अवस्था में आ जाती है, और ई तक प्लास्टिक स्टेज में रहती है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो हमारे 3 स्टेज थे ना, ओ से लेकर के बी तक इलास्टिक स्टेज, बी से लेकर के सी तक यील्ड स्टेज, और सी से लेकर के ई तक प्लास्टिक स्टेज। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका इलास्टिक लिमिट, हमने बताया था इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट पे है। और अल्टीमेट लोड जहाँ पे अंतिम भार होता है, जिस पर वो टूट जाता है, तो वो पॉइंट टी कह सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम वाला तो उसके बाद वो टूटेगा। तो डी वाले पे मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ये थोड़ा सा यार यहाँ पे लंबा हो गया होगा, काफी लोग कहेंगे सर ज्यादा टाइम ले लिए। मैंने आपको ग्राफ को समझाने की कोशिश की, ताकि रटने वाले काम नहीं है, आप समझ जाओगे तो कोई भी पॉइंट पूछे आप बिल्कुल आसानी से बता पाओगे। और बाकी आपका सिर्फ ITI में ही नहीं, मैंने आपको बताया था बोरिंग टेक्नीशियन वाले में वर्कशॉप कैलकुलेशन का पूरा
सिलेबस ही है, इसी से क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो इस टाइप के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत ना आए, यही आपका काम आ जाए, उस हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बाकी जिसको ABCD ऑप्शन करना हो वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि लोग अपना वेबसाइट पर जाए, PDF डाउनलोड कर ले और वहाँ से ABCD देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टूटने से पहले किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त अधिकतम तनाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। कौन सा ऐसा शब्द हम यूज करते हैं कब, जब वस्तु में अधिकतम तनाव में आके टूटने से पहले कि अगर हम उससे थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वस्तु क्या होगी, टूट जाएगी। तो जो आखिरी स्टेज होता है टूटने से पहले वाला, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक है, हम इस पे 100 kg का फोर्स लगाते हैं, कितने का, 100 kg का हम इससे फोर्स लगा रहे हैं, 100 kg का फोर्स लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी लंबाई में खींच रही होगी, परिवर्तन हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम 100 kg के पास 0.1 भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं यह वस्तु टूट जाती है। क्या होती है, यह वस्तु टूट जाती है। इसका मतलब यह मैक्सिमम कहां तक लोड सहन कर पाई थी, 100 kg तक सहन कर पाई थी। तो वही कह रहा था कि टूटने से पहले 100.1 पे तो टूट जा रही है, तो वो जो उसके पहले जो मैक्सिमम लोड सहन कर पा रही है उसको क्या बोलेंगे, तो वो होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, अंतिम प्रतिबल, कि अंतिम कहां तक वह सहन कर पाई। ऑप्शन डी अल्टीमेट स्ट्रेस, जहां पर वो वस्तु टूट जाती है जितना लोड लगाने पे ना, तो 100.1 पे टूट जा रही, तो 100 kg जो है वही इसका अंतिम प्रतिबल है, अल्टीमेट स्ट्रेस है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, तो वर्किंग स्ट्रेस होता है जिस पर वह सुरक्षित पूर्वक कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपने तराजू देखा होगा जो आज का इलेक्ट्रॉनिक वाला आ रहा है, ठीक है, उस पर लिखा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला जब तराजू होता है यहाँ पे उसमें लगा होता है, इसमें सब दिखाता है उसका डिजिटल वाला, तो इस पर लिखा होता है कि 5 kg के लिए है। किसके लिए है, 5 kg के लिए है। इसका मतलब आपको बता रहा कि अगर आप 5 kg से ज्यादा सामान इस पे तोलना चाहोगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कांटा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 kg के लिए है, तो इसका मतलब नहीं कि आप 5 से 5.1 करोगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ह्यूमन नेचर है भाई, अगर ये 5 kg तक के लिए तो आदमी 5 kg तक का सामान जोखने की कोशिश या तौलने की कोशिश करेगा ही। तो अगर गलती से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो आपका तराजू खराब हो जाएगा। तो इसीलिए दरअसल जब यह लिमिट होती है ना, यह आपकी होती है मान लीजिए 7 kg तक, यह 7 kg तक लोड सहन कर सकता है, मतलब यह तौल सकता है। लेकिन आपसे बताया जाएगा कि 5 kg तक है, ताकि आप जब उससे तौलने की कोशिश करो तो 5 की जगह 6 भी हो जाए तो तराजू आपका खराब ना हो। ठीक है, तो ये होता है वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। 7 kg पे यह खराब होगा, यह इसका अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया कि अगर 7 kg तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे थोड़ा भी ज्यादा होगा खराब हो जाएगा। 5 kg दिया हुआ कि 5 kg तक तौल सकते हैं, तो यह इसका वर्किंग स्ट्रेस हो गया। ठीक है, कि यहां तक यह अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, तो वही होता है वर्किंग स्ट्रेस। तो हमेशा वर्किंग स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जिस पर हमारा वह सही सलामत काम करता है। ठीक है, और अल्टीमेट जिस पर वह टूटने वाला होता है या उसकी जो लास्ट सीमा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, जब किसी वस्तु को दबाया जाए, यह वस्तु है जब हम इसको दोनों साइड से दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उस समय जो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा वह कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। टेंसाइल स्ट्रेस, जब किसी वस्तु पर टेंशन तनाव लगाएं, खींचे दोनों साइड से, तनाव फोर्स लगाए, तब उसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वह टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, अंतिम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के बीच का अनुपात क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक होता है हमारा, बराबर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, ये चीज होती है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, मतलब अंतिम प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल, जिस पर वो सुरक्षित कार्य करता है वो कार्यकारी प्रतिबल, और वो लास्ट स्टेज जिस पर वस्तु टूट जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। तो इन्हीं दोनों का अनुपात जो होता है वह फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, सुरक्षा गुणांक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या है, मैंने आपको बताया, बल्क मॉडुलस को वॉल्यूम मॉडुलस भी कह सकते हैं आप, या वॉल्यूमेट्रिक होता है जो हमारा आयतन मापांक। भाई बल्क मॉडुलस को ही तो आयतन मापांक कहते हैं, इसको हम के के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आयतन मापांक भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस मतलब प्रतिबल अपान ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आयतनिक विकृति, ये होता है हमारा क्या, बल्क मॉडुलस बराबर होता है। वही बात करें यंग मॉडुलस की, जो ये आपका यंग मॉडुलस है, यंग मापांक है, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मतलब प्रत्यास्था मापांक। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कैपिटल ई से दिखाते हैं, और इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मैंने पहले भी बताया है, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता मापांक कहिए या यंग मापांक कहिए, यंग मॉडुलस कहिए, एक ही बात है। इसके बराबर क्या होता है, तो ई इक्वल टू होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। लास्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे दृढ़ता मापांक कहते हैं या कर्तन मापांक भी कहते हैं, या फिर कर्तन मापांक भी कहते हैं। इसको हम जी से दिखाते हैं, कैपिटल जी से, या कुछ जगहों पे सी से भी दिखाया जाता है कर्तन मापांक ना। कर्तन मापांक बराबर क्या होता है, कर्तन मापांक जी इक्वल टू होता है कर्तन प्रतिबल, जिसे क्यू से दिखाते हैं, बटे कर्तन विकृति जिसे फाई से दिखाते हैं, ठीक है। कर्तन मापांक या कह लीजिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर क्या होता है, तो उसे जी से डिनोट करते हैं, बराबर कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति, कर्तन प्रतिबल को क्यू से, कर्तन विकृति को फाई से। ये मैंने पहले बता रखा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे चलते हैं। अंतिम भार का मूल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। अंतिम भार कह रहा है ना, मतलब अल्टीमेट लोड, जो आखिरी लोड है जिस पर वस्तु टूटने वाली होती है। अल्टीमेट लोड क्या, आप लोग भी होता है ना, किसी को अल्टीमेट देते हो कि भाई अल्टीमेट देना का मतलब क्या, कि अंतिम बार मौका दे रहा हूं, तो वही चीज है अल्टीमेट लोड, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो अल्टीमेट लोड है, जो अंतिम भार है, अल्टीमेट लोड, अंतिम भार का अनुपात किससे, क्षेत्रफल से, एरिया से। भार का जब एरिया से क्षेत्रफल होगा तो वह क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा नॉर्मल ही, स्ट्रेस जो होता है हमारा, स्ट्रेस प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर यही होता है ना, प्रतिबल तीव्रता इज इक्वल टू बल अपान क्षेत्रफल। बल को हम कह सकते हैं, लोड भी कह सकते हैं, मतलब डब्ल्यू भी आप एक तरह से कह सकते हो भाई। भार या बराबर mg होता है ना, W बराबर mg, तो या बल भी कह सकते हो, लोड भी कह सकते हो। तो वही चीज है अल्टीमेट लोड, मतलब अंतिम भार हो अगर और उसके साथ क्षेत्रफल हो। नॉर्मल भार और क्षेत्रफल का अनुपात है, नॉर्मल भार और क्षेत्रफल का अनुपात है, तब तो यह प्रतिबल कह रहा है। नॉर्मल भार और क्षेत्रफल है, तो इन दोनों का अनुपात प्रतिबल कह रहा है। जब अंतिम भार और क्षेत्रफल होगा तो उन दोनों का अनुपात भी प्रतिबल ही होगा, लेकिन अंतिम भार है तो अंतिम प्रतिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। नॉर्मल लोड बटे एरिया स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड बटे एरिया तो अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, अंतिम प्रतिबल होगा। पराभव बिंदु मैंने आपको बताया था, वही पॉइंट होता है जिस पर बिना बल लगाए ही वस्तु में की आकृति में परिवर्तन होता रहता है, या कह लीजिए विकृति होती रहती है, वही पॉइंट होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, अभी हमने बात किया था, अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस, इन दोनों का ही जो रेशियो अनुपात होता है वह फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। यंग मॉडुलस, यंग मापांक कह लीजिए, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता मापांक कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। यह क्या होता है, तो इसकी भी बात हमने किया था, इसे ई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन का अनुपात जो होता है वही आपका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, प्रतिबल विकृति ग्राफ में बिंदु बी क्या दर्शाता है। देखिए अभी इस ग्राफ के बारे में मैं आपको एक बार बता चुका हूं, तो दोबारा फिर नहीं बताऊंगा, आप पीछे की वीडियोस देख लेना। अब इसने हमसे सीधे पूछ रखा कि पॉइंट बी क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, इसी को पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए जो है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब समानुपाती सीमा है, जबकि इसी को हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं ना। अनुपातिकता की सीमा या समानुपाती सीमा दोनों एक ही बात है, अनुपातिकता की सीमा या समानुपाती सीमा, कंफ्यूज मत होना, दोनों की बात है। उसी को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यह कौन सा है, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट ए को कहते हैं। पॉइंट बी को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा, वहां तक वस्तु प्रत्यास्थ रहती है, अगर हम फोर्स हटाएंगे तो अपनी स्थिति में वापस लौट आएगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये जो पॉइंट बी है हमारा वह इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। यील्ड पॉइंट कहाँ पे है, तो सी पे जो है हमारा यील्ड पॉइंट है। अल्टीमेट लोड, अंतिम भार यहाँ डी पे होगा, क्योंकि उसी भार पे अल्टीमेट लोड होता है, मैक्सिमम भार होता है, और वहीं पे अल्टीमेट स्ट्रेस भी होता है, अंतिम प्रतिबल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। अपरूपण क्या है, अपरूपण हिंदी में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि अपरूपण क्या कह रहा है। जो हम कर्तन प्रतिबल कह रहे थे, कर्तन को ही अपरूपण कह रहा है, इंग्लिश पढ़ेंगे समझ में आएगा, शियर स्ट्रेस।
शियर स्ट्रेस को तो कर्तन प्रतिबल कहते हैं। तो शियर स्ट्रेस को कर्तन प्रतिबल या अपरूपण भी कहते हैं। कर्तन को अपरूपण भी बोला जाता है। कर्तन प्रतिबल मतलब काटने वाला प्रतिबल, ऐसा प्रतिबल जिसकी वजह से वस्तु कट जाए या उसके प्रभाव में कोई कटाव हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का अनुपात, शियर स्ट्रेस अपान शियर स्ट्रेन, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेस को हम स्मॉल क्यू से दिखाते हैं, शियर स्ट्रेन को फाई से दिखाते हैं, और इसके इक्वल टू जी होता है। मैंने आपको बताया था जी हमारा होता है कर्तन मापांक। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में देखेंगे तो कर्तन मापांक ना देकर के दृढ़ता मापांक दिया हुआ है। दोनों एक ही बात है, पीछे भी हमने बताया था आपको। दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक, उसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा ना। जी या सी से दर्शाते हैं हम लोग, इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल जी से दिखाते हैं या कैपिटल सी से दिखाते हैं, और इसी को दृढ़ता मापांक कह लीजिए या कर्तन मापांक कह लीजिए। बल्क मॉडुलस मतलब आयतन मापांक, इसको भी मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बताया, यील्ड पॉइंट भी बताया, तो दोबारा हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी जस्ट पीछे के क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने। आगे देखते हैं, प्रतिबल और विकृति के बीच का अनुपात क्या है। कह रहा है प्रतिबल और विकृति मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। ठीक है, तो प्रतिबल हो गया और विकृति हो गया, दोनों के बीच का अनुपात क्या है? स्ट्रेस को किससे हम दिखाते हैं? स्ट्रेस को हम लोग दिखाते हैं P से। किससे दिखाते हैं? P से। स्ट्रेन को किससे दिखाते हैं? E से दिखाते हैं विकृति को। भाई प्रतिबल और विकृति हो गया। और P अपान E किसके बराबर आया था? तो आपको याद होगा E इज इक्वल टू आया था, मैंने बताया था। और E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस, या फिर इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही ना, दोनों एक ही बात है। अब यहां देख लीजिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है। तो ऑप्शन है सी, यंग मॉडुलस या यंग मापांक ना। फैक्टर वाला सेफ्टी क्या है? मैंने बताया था अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड पॉइंट क्या है? जहां बिना बल लगाई वस्तु में परिवर्तन होने लगता है, वो भी मैंने बताया था। पॉइजन रेशियो, हालांकि मैं ये पीछे बता चुका हूं, एक बार और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा। पॉइजन रेशियो को 1/m से भी हम लोग डिनोट करते हैं। पॉइजन रेशियो को, पॉइजन रेशियो बराबर क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन। क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज होती है। यहां पे मैं थोड़ा इरेज करता हूं। ये होता है ना, पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? इसी को बोलते हैं पार्श्व विकृति। क्या बोलते हैं? पार्श्व विकृति अपान लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब अनुदैर्ध्य विकृति, जो नॉर्मल विकृति होती है, जो लंबाई में नॉर्मल विकृति होती है, अनुदैर्ध्य विकृति। दोनों चीजें मैंने पहले भी बताई है कि दोनों में अगर आप ध्यान से समझना चाहो कि भाई क्या चीज है, ठीक है, कि ये पार्श्व विकृति समझ जाओगे तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों चीज आई कहां से, पॉइजन रेशियो आया कहां से। लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऐसी लाने की नौबत हमें कब पड़ी, ये चीज आया कहां से, पॉइजन रेशियो कैसे बना। तो हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फिक्स स्थान है जहां पर हमने एक छड़ को लटका रखा है, एक छड़ को हमने लटका रखा है और इस छड़ पर हमने लगा दिया था क्या, लोड लगा दिया था। W मान लीजिए 10 kg का लगाया था, इसकी लंबाई पहले L थी, इसकी लंबाई क्या थी, पहले L थी, और बाद में क्या हुई, लंबाई बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है डायमीटर कम होगा ना। कोई चीज मोटा है, जब आप लंबाई बढ़ाना चाहोगे तो डायमीटर कम होगा, लंबाई घटाओगे कंप्रेस करोगे तो डायमीटर बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो जब लंबाई बढ़ के पता चला लंबाई इसकी इतना बढ़ गई तो डायमीटर कम हो गया। लंबाई कितनी बढ़ी तो हमने मान लिया कि इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ गई। ठीक है, ये तो नॉर्मल विकृति हो गई। जिस दिशा में हमने बल लगाया, बल इधर लगाया था ना, भार इधर लगाया था 10 kg का, जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया, भार लगाया, उसी दिशा में विकृति हुई। पहले लंबाई L थी, बाद में डेल्टा L हुई। लंबाई किधर को बढ़ी, जिधर हमने फोर्स लगाया। तो जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया अगर उसी दिशा में हमारी लंबाई में परिवर्तन हुआ, विकृति हुआ, तो नॉर्मल विकृति होती है।
तो यही होती है हमारी क्या, अनुदैर्ध्य विकृति होती है। अनुदैर्ध्य विकृति द्वारा क्या होता है, ठीक है, ये हमारी हो गई लंबाई में परिवर्तन बते प्राथमिक लंबाई, ये तो हमारी अनुदैर्ध्य विकृति हो गई ना। लेकिन अगर हम बात करें पार्श्व विकृति क्या है, तो जब हम फोर्स तो लगा रहे थे इस दिशा में, लेकिन जब हमने फोर्स लगाया इसकी लंबाई की दिशा में तो लंबाई उसी दिशा में बढ़ गई, लेकिन एक और घटना हो रहा था, बिना फोर्स लगाई ही हो रहा था। पार्श्व विकृति मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका है कि पीछे की विकृति, कि जो विकृति हम देख ही नहीं रहे थे, जो पीछे चल रही थी ना। तो जब हमने इधर फोर्स लगाया 10 kg का, जिधर फोर्स लगाया उधर ही लंबाई बढ़ गया, लेकिन इसका डायामीटर पहले क्या था, मान लीजिए पहले इसका डायामीटर d था, और बाद में देख रहे हैं कम हो गया ना, कितना कम हो गया इसका डायामीटर, जब हमने फोर्स लगाया तो इसका डायामीटर कम हो गया, इधर से भी इस डायामीटर को हो गया। तो अगर देखा जाए तो इधर भी थोड़ा सा कम हुआ, और इधर टोटल डायामीटर अगर देखा जाए कितना कम हुआ, तो इसका जो डायामीटर टोटल कम हुआ मान लेते हैं डेल्टा डी हुआ। तब पार्श्व विकृति बराबर क्या हो जाता है भाई, ये जो परिवर्तन हुआ हमारा ना, इसके डेल्टा मतलब इसके व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। तो हमने फोर्स लगाया इस दिशा में, और इसके लंबवत हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे थे, और इसके लंबवत फोर्स जिस दिशा में लगा रहे थे उस दिशा में परिवर्तन तो हुआ ही, प्लस इसके लंबवत जिस दिशा में हमने फोर्स नहीं लगाया था उस दिशा में भी परिवर्तन हुआ। तो उस दिशा में जो परिवर्तन होता है वही पार्श्व विकृति होती है, लेटरल स्ट्रेन होता है। नीचे फोर्स लगाया उसी दिशा में जब परिवर्तन हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति, तो नॉर्मल बात थी। लेकिन हमने देखा कि यार हम तो इधर फोर्स लगा रहे थे, इसके लंबवत जिधर हमने फोर्स लगाया उसके लंबवत दिशा में भी एक विकृति हो रही थी, जो कि इसके पीछे हो रही थी, वही होता है हमारा क्या, लेटरल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति। आई बात समझ में, मतलब जिस दिशा में हमने फोर्स नहीं लगाया उस दिशा में भी विकृति हो गई, तो वही होता है लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है क्रैंक शाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है, शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव। मैंने बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेस कब होगा, जब कोई दबाव फोर्स जहां पे काम करे, जब दोनों हाथों से दबाएंगे तो इसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब तनाव, जब इसको दोनों हाथों से दोनों साइड खींचेंगे तो इसमें तनाव उत्पन्न होगा, उस समय जो स्ट्रेस इसमें उत्पन्न होगा वह टेंसाइल स्ट्रेस होगा। उसके बाद शियर स्ट्रेस, शियर का मतलब कर्तन, जिस स्ट्रेस की वजह से, जिस फोर्स की वजह पे कहीं कटाव उत्पन्न होता है वह शियर स्ट्रेस होता है। जैसे कि मान लीजिए दो प्लेट है, एक प्लेट ए हो गई और दूसरी प्लेट ए हो गई, दोनों प्लेट एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं, किसके द्वारा, एक रिवेट के द्वारा जोड़ दी गई हैं दोनों प्लेटों को। अब हम इन दोनों प्लेट पे क्या करें, एक प्लेट पे इधर को फोर्स लगाएं और एक प्लेट पे इधर को, दोनों एक ही एक्सिस में तो है नहीं, दोनों की एक्सिस अलग है। जब दोनों प्लेटों पे फोर्स लगाया जाएगा, एक प्लेट को इधर खींचेंगे और एक को इधर खींचेंगे, तो इन दोनों का फोर्स आकर के इस रिवेट के डायामीटर पे काम करेगा और रिवेट यहां से कटने लगेगी और यहां से क्या होगी, रिवेट टूट जाएगी। तो यहाँ पे जो रिवेट टूटी किस वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से, इन दोनों प्लेट पे फोर्स लगाने से जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ यहाँ पे, उस स्ट्रेस की वजह से रिवेट टूट गई। तो इस स्ट्रेस से रिवेट कट गई, टूट गई, तो इसलिए शियर स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो वही होता है शियर स्ट्रेस। टॉर्जनल का मतलब मरोड़ प्रतिबल, जहां पे घुमाव हो। तो यहाँ क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है ना, इंजन वगैरह में आपके क्रैंक शाफ्ट होते हैं जो कि घूमते हैं। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, घूमता है, घुमाव होता है, मरोड़ होता है एक तरह से। तो भाई क्रैंक शाफ्ट है, उसमें घुमाव होगा, मरोड़ होगा, तो इसका मतलब वहां पे टॉर्जनल स्ट्रेस होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, वहां पे घुमाव उत्पन्न होगा, मरोड़ होगा तो टॉर्जनल स्ट्रेस। नेक्स्ट चलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, ये भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले कराए थे। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों बताया था। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिनको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है, जिनको दोबारा यूज किया जाता है, ऐसे प्लास्टिक जिनको हम दोबारा यूज कर सकें। ठीक है, आप देखते हो ना आपके घर पे भी कोई प्लास्टिक वगैरह का सामान रहता है तो आप कबाड़ वाला जो होता है, कबाड़े वाले जो होते हैं उनको आप देते हो और उसके बदले में कुछ पैसा दे देता है। ठीक है, वो आपसे प्लास्टिक क्यों लेता है, क्योंकि वो उस प्लास्टिक को ले जाएगा, वो किसी और फैक्ट्री वाले के पास जो है बेच देगा और फैक्ट्री वाला उस प्लास्टिक को दोबारा पिघलाएगा और गर्म ठंडा किसी भी प्रोसेस से हम इसकी आकृति को बदल सकते हैं ना, पिघला करके उसे किसी नई आकृति में बदल देगा और वो फिर से मार्केट में आ जाएगी और फिर अच्छे दामों में बिकने लगेगी। तो वह प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होती है जिसको पिघला करके नया रूप दिया जा सकता है। और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पहले से ही सेटिंग हो गई इसकी, थर्मोसेटिंग जो सेट हो गया हो, ऐसे प्लास्टिक जिसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसका एक बार जो पदार्थ बन गया वो बन गया, उस प्लास्टिक को आप अब दोबारा यूज नहीं कर सकते कि मैं उसे पिघला करके फिर से रिसाइकिल कर लो। तो ऐसा प्लास्टिक जिसको दोबारा से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो के जो कवर होते हैं, या टीवी के जो कवर होते हैं, या प्रिंटर आपने देखा होगा, प्रिंटर जो होता है ना उसका जो प्लास्टिक होता है, वो सब जो प्लास्टिक होते हैं वो सब मार्केट में नहीं बिकते हैं। एक बार अभी हाल ही में एक कबाड़ा वाला घूम रहा था, मैंने उसे अपना प्रिंटर देने की कोशिश की, प्रिंटर पुराना हो गया था, खराब हो गया था, तो मैंने सोचा प्लास्टिक ले ही रहा था इसको ये भी दे देते, तो उसने साफ साफ मना कर दिया भैया इसको नहीं लूंगा। तो वही रीजन था कि जो प्रिंटर है हमारा वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का था और वो दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता और वो यूज नहीं हो सकता, तो उसको आदमी क्यों लेगा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था विनाइल पॉलीमर, पॉलीस्टीरीन, सेल्यूलाइड, ये तीनों जो है थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, ये तीनों थर्मोप्लास्टिक है जिन्हें दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट वाला जो है मेलामाइन रेजिन, यही हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेलामाइन रेजिन, यही ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक से अगर एक बार कोई चीज बन गया तो बन गया, उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। लास्ट है यदि अनुमत अपरूपण प्रतिबल, देखिए अपरूपण का मतलब क्या, वही शियर स्ट्रेस दिया ना, एलाउएबल शियर स्ट्रेस हमें दे रखा है कितना, 50 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। 1 mm मोटी प्लेट में 10 mm व्यास के छेद को छिद्र करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी। मतलब कह रहा है कि हमें 10 mm व्यास के छेद को छिद्र करना है तो हमें कितना बल की जरूरत होगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ इसको ना, ताकि स्पेस मिले हमें लिखने के लिए। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, तो ये हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, शियर स्ट्रेस दे रखा है। पहले तो अपरूपण प्रतिबल क्या दिया हुआ, शियर स्ट्रेस दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ये चीज हमें दे रखा है। 1 mm मोटी प्लेट में 10 mm व्यास का छेद करना है और बल की बात कर रहा है कि कितना बल हमें चाहिए। ठीक है, कितने बल की आवश्यकता होगी, तो आपको नॉर्मल अगर हम फार्मूले की बात करें, अभी इसको भूल जाते हैं, तो आप स्ट्रेस वाला जो फार्मूला पढ़े थे, आपने पढ़ा था क्या कि स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल बराबर बल बटा F का मतलब बल बटा क्षेत्रफल, ए का मतलब क्षेत्रफल, ये चीज हमने पढ़ा था। इसी फार्मूले पे निकलेगा ये भी ना। पूछ रहा ना व्यास छेद को छेद करने के लिए छिद्र के लिए किस बल की आवश्यकता होगी, कि कितना बल हम लगाएंगे कि छेद हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक प्लेट है, हमारे पास क्या है, एक प्लेट है जो थोड़ी मोटी सी है। क्या है हमारे पास, एक ऐसी प्लेट है और इसकी मोटाई भी हमें दे रखी है ना, ये प्लेट है। और प्लेट में हमें क्या करना है, एक होल करना है, प्लेट में होल करना है, किसके द्वारा, एक पंच के द्वारा। पंच के आगे ऐसे आकृति होती है काटने के लिए ना, इस पे हैमर से चोट करेंगे, पंच ऐसे गोलाई में बीच में खोखला रहता है, जब यहाँ पे आप करोगे क्या होगा, तो इसमें से, इस प्लेट में से एक टुकड़ा ऐसे कट करके बाहर निकल जाएगा। कटाई कहाँ हुई, सिर्फ इसके चारों तरफ हुई ना। ड्रिल होता है तो पूरा मटेरियल काटता है, लेकिन जब हम पंच से कटाई करते हैं तो पंच क्या होता है, पंच परिधि पर कटाई करता है, मतलब जो इसके किनारे किनारे इसके एज है, ये यहाँ पे काटेंगे और इसके किनारे कटाई करेगा और एक टुकड़ा ऐसे कट करके उसमें से निकल जाएगा। तो यह कितना ऊंचाई है टुकड़े का, तो जितना इस प्लेट की मोटाई होगी, इस प्लेट की जो मोटाई होगी वही इस टुकड़े की क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल चाहिए होगा एक तरह से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बल बराबर हमें चाहिए कि छिद्र करने के लिए कि यही भाई जो पंच है इस पे किस फोर्स से हम चोट करें कि इतने व्यास का 10 mm व्यास का छेद हो जाए इस प्लेट में। कितनी प्लेट है, तो 1 mm मोटी प्लेट है। प्लेट की मोटाई दे रखी है, मतलब टी का मान दे रखा है, टी मतलब मोटाई, टी का मतलब क्या होता है, मोटाई होता है। कितना दे रखा है, 1 mm दे रखा है, ये भी चीज हमें पता है। और व्यास दे रखा है 10 mm व्यास का होल करना हमें, कितने का, 10 mm व्यास का, मतलब डी का मान दे रखा है। डी क्या होता है, व्यास होता है, कितना है, 10 mm है। ठीक है।
मैं एक दो तरीके से बताऊंगा आपको, जो समझ में आए उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें बल चाहिए और यहाँ बल यहाँ पर है, बल बराबर क्या हो जाएगा, कर्तन बल एक तरह से कह लीजिए। भाई काटने के लिए बल चाहिए ना, उसे हमें काटना है, तो कर्तन बल, काटने वाला बल कितना है, तो भाई यहाँ पे देखा जाए बल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो स्ट्रेस था, जो प्रतिबल था, इसमें क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे, बल बराबर भाई इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा ना। तो ये कौन सा स्ट्रेस होगा, तो वह कर्तन प्रतिबल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे काट रहे हैं हम लोग, तो काटेंगे तो शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो कर्तन प्रतिबल कहिए या शियर स्ट्रेस कहिए, कर्तन प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल भाई, कौन सा क्षेत्रफल, तो जो काटने वाला क्षेत्रफल है, जिसपे हमें कटाई करनी है। तो आप कह सकते हो कर्तन सतह का क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल लिखो या फिर इसको लिख सकते हो आप क्या, कर्तन सतह का क्षेत्रफल जो हमें काटना है, कर्तन सतह का क्षेत्रफल। यही चीज हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले हम क्या करें, देखिए कर्तन प्रतिबल, तो कर्तन प्रतिबल तो दिया है, शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल कितना दिया, 50 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, कर्तन सतह का क्षेत्रफल, जो सतह हमें इसका क्षेत्रफल क्या है, जिसकी कटाई करनी है, जितना काटना है, उसका क्षेत्रफल अगर हमें पता चल जाए, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें कर्तन बल पता चल जाएगा कि कितना बल हमें लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है। अब देखिए कर्तन सतह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये जो सतह थी, तो इसको काटेंगे तो एक तरह से यही तो निकलेगा कट करके, तो इसी का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो कटाई कहाँ हो रही है, सिर्फ परिधि पर हो रही है ना, मतलब हमें इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल चाहिए। देखने में तो एक बेलन जैसा लग रहा है, पर हमें किधर का क्षेत्रफल चाहिए, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल चाहिए ना, समझने वाली बात। तो कैसे निकलेगा, या दूसरा तरीका ये था कि आप इसका डायरेक्ट निकाल लो भाई, कि इसकी परिधि, आपको मालूम है ना कि यह जो कटाई करने वाला पंच है, यह परिधि पर कटाई करेगा, चारों तरफ के एज से ही तो कटाई करेगा, तो परिधि पर कटाई करेगा, तो परिधि पर कटाई करेगा, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, अब कितनी दूर तक कटाई किया, तो यह टी मोटाई है, तो इसकी टी मोटाई तक ही तो काम करेगा, कहां तक, टी मोटाई तक, तो इंटू टी कर देंगे तो पूरा पता चल जाएगा। भाई 2πr से बस परिधि का पता चला ना, लेकिन हमें परिधि के बराबर पूरी गहराई तक कटाई करनी है, तो कितनी गहराई तक, तो टी तक, तो टी का गुणा कर देंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि ये जो पंच था ये कितने क्षेत्रफल तक कटाई किया था। ठीक है, और आर को व्यास दे रखा है तो डी के रूप में बदल लेंगे। यहां से आपको मालूम है आर की जगह हम डी रखना चाहे तो d/2 लिखना पड़ेगा भाई, व्यास जो त्रिज्या का आधा होता है, तो 2 × पाई हो जाएगा आर की जगह, सॉरी 2π आर की जगह d/2 हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा, ये दो कट जाएगा, फार्मूला क्या आ जाएगा, π/dt, मतलब कर्तन सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया हमारे पास π/dt। ठीक है, या फिर ये समझ में आया कि वो जैसे कटाई कर रहा है, ऐसे ना समझ में आया तो एक और तरीका है कि भाई हमें काटने वाली सतह का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें मालूम है कि यह बेलन या जो आकृति इसमें से कट के निकला है, हमें इसी का क्षेत्रफल चाहिए। कितना कटाई हुआ है, तो सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ पे जो घुमा हुआ भाग है बस उसी पे तो कटाई हुआ है, बीच में तो कटाई हुआ नहीं है। पंच कितना काटा है, बस किनारे किनारे कटाई किया है, तो यह कैसा दिख रहा है, बेलन के जैसा दिख रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वही इस कटाई का भी क्षेत्रफल होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, यही होता है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2πr की जगह हम d/2 भी लिख सकते हैं व्यास के रूप में, इंटू h का मतलब कितनी गहराई तक कटाई किया, तो कितनी गहराई तक, तो t मोटाई है तो t तक कटाई किया है, तो यहाँ पे t लिख सकते हैं, दो कट जाएगा, π/dt आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो यही फार्मूला हम रख के पहले इसका ये चीज निकाल लेते हैं कि कर्तन सतह का क्षेत्रफल कितना, π/dt आ रहा है ना, कर्तन सतह का क्षेत्रफल इज इक्वल टू π/dt। पाई का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि 22/7 रखना है, इसमें दे रखा क्वेश्चन में 22/7 रखना है, तो यहाँ रख लेंगे 22/7 इंटू डी का मान कितना है, तो डी हमने देख रखा था यहाँ पे 10 mm दे रखा है, 10 इंटू टी का मान तो दिया 1 mm मोटी प्लेट है ना, टी कितना है 1 mm मोटी है, तो यहाँ 1 रख लेंगे। अब यहाँ गुणा कर लीजिए 22 दाम में 220/7। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया आपका mm है तो mm स्क्वायर में।
कर्तन सतह का क्षेत्रफल। हमें पता चल गया कर्तन प्रतिबल पता ही था कितना 50 था, तो 50 इंटू कर्तन सतह का क्षेत्रफल 220/7। अब इनका आपस में गुणा करके भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10 को 0, पहले याद कर देना 5 0 0, 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 5 दूना 10 11 और 1 0 इसका था, तो यहाँ पे आ जाएगा /7। अब भाग दे लेंगे, आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बच गया 40, 7 पचे 35, 5 बच गया 50, 7 से 49, 1 बच गया 10, 7 एकम 7, 3 बच गया, दशमलव देंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1571.4। ठीक है, यह क्या आ गया हमारा कर्तन प्रतिबल आ गया। प्रतिबल हमारा न्यूटन में होगा। बल आया ना, प्रतिबल नहीं, सॉरी बल आया। प्रतिबल होता तो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाए। बल हमारा किस में, न्यूटन में गया, तो 15 से 71.4। ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल फार्मूला ही था, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया था इसने। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर ले। जब भी आएगा तो वही चीज होगा, आपका मेन फार्मूला यही है, स्ट्रेस बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आपसे पूछा क्या था, बल पूछा था, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू क्षेत्रफल। तो स्ट्रेस हमें दिया हुआ था, शियर स्ट्रेस 50 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, वही हमने रख लिया। क्षेत्रफल हमें चाहिए था, तो यही यहाँ पे सोचना था कि हम क्षेत्रफल क्या निकाले। तो हमें क्षेत्रफल निकालना था काटने वाली सतह का, जो काट रहे थे तो वो कितना था, तो उसी का क्षेत्रफल का फार्मूला मेन बना लेते आप तो काम बन जाता। तो काटने वाली सतह का क्षेत्रफल हमने फार्मूला बनाया था π/d/t। कैसे आया था मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। मुझे लग रहा थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई होगी, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में भी थोड़ा ग्राफ वाला आ गया था और एक न्यूमेरिकल आ गया। तो आज की वीडियो में इतना है, बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम ID जो है, जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनके लिए ना, कलर चेंज कर लेता हूँ इनकी, मैं इस वाले पे कलर से, जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी ID है global_ITI_। ठीक है, ये यहाँ पे IABHI। तो इस ID को आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।